औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पहले नंबर पे मुझे ये बताएं कि आवाज़ मेरी साफ़ आ रही है और बोर्ड साफ़ नज़र आ रहा है? यू आर लुकिंग द बोर्ड क्लियर और आवाज़ साफ़ आ रही है? काइंडली कन्फर्म करें ताकि मैं फिर शुरू करूँ। हाँ जी, आवाज़ साफ़ आ रही है भैया आपको और बोर्ड ठीक नज़र आ रहा है? ओके, राइट, ओके। तो चले शुरू करते हैं फिर। कल हमने जो है वो 5वां चैप्टर शुरू किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और कल मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर आपको 4 किस्म के स्पेक्ट्रम जो हैं उनके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये जानने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आज हमने हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसको स्टडी करना है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंपलेस्ट जो है वो एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोजन जो है क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है तो इसलिए इसका स्पेक्ट्रम भी सिंपलेस्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज अ सिंपलेस्ट एटम, so it has also simplest spectrum। तो लिहाजा इसका स्पेक्ट्रम जो है वो भी सिंपलेस्ट होगा। हाइड्रोजन एटम एक सिंपलेस्ट, सबसे सादा, ठीक है, जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। सिंपलेस्ट जो है, सबसे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे कोई सिंपल एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी in different wavelength ranges, यानी कि मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको स्टडी किया गया। जब हाइड्रोजन एटम को मुख्तलिफ साइंसदानों ने स्टडी किया तो उन्होंने ये जब वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व किया, ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम की थी, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से रेडिएशंस निकलती हैं और उनका जो स्पेक्ट्रम उन्होंने एनालिसिस किया उस स्पेक्ट्रम का डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने, तो उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है इन वेवलेंथ्स के बारे में ऑब्जर्व किया। ठीक है, एन एम्पिरिकल formula is observed for these wavelengths। इन वेवलेंथ्स के लिए एक एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी किया, यानी कि जो डिफरेंट रेंजेस थी, ठीक है, जो डिफरेंट रेंजेस थी उन डिफरेंट रेंजेस को मद्देनजर रखते हुए एक फार्मूला, एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको डेवलप किया गया। जब ये साइंसदानों ने ये मुख्तलिफ रेंजेस जो थी वेवलेंथ्स की उनके अंदर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, फिर उसके कुछ अरसे के बाद नील बोहर जो है उसने ये कोशिश की कि वो हाइड्रोजन के एटम को समझ सके और उसने जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, नील बोहर ने ये कोशिश की
कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका स्ट्रक्चर समझा जाए। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। तो उसने कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कैसे थे जो डिफरेंट सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही थी, उनके बारे में नील बोहर ने जो है वो एक्सप्लेनेशन दी। नील बोहर जो है इसका ये बहुत फेमस है, नील बोहर, जिसका बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो 1885 में एक और साइंटिस्ट था बामर, ठीक है जी। बामर जो है उसने स्टडी किया स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इनविजिबल स्टेट। ही स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का मतलब है कि वो वेवलेंथ्स रेडिएशंस की कि जिनको आप देख सकते हैं। विजिबल रेंज उस रेंज को कहते हैं कि जो रेंज आपको, वो वेवलेंथ जो कि विजिबल रीजन में है, जो आपको पता है कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। तो इस तरह स्पेक्ट्रम स्टडी किया हाइड्रोजन एटम का विजिबल रेंज के अंदर, और इसने 4 मेन लाइंस जो हैं, ही ऑब्जर्व्ड 4 मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ही ऑब्जर्व्ड 4 मेन लाइंस ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसने 4 मेन लाइंस जो हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, उनको ऑब्जर्व किया। तो वो जो विजिबल लाइंस थी वो मैं यहाँ पर आपको ये फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ पर, और यहाँ पर ये कुछ लाइंस थी जो एक दूसरे के बहुत करीब थी। तो ये उसने 1 2 3 4 ये 4 मेन लाइन देखी। ये कौन कौन सी थी? ये रेड, ये ब्लू, अल्ट्रा वायलेट, और ये वाली जो थी हमारे पास, सॉरी ये थी हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास वायलेट, और ये वाली जो थी हमारे पास ये अल्ट्रा। इसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, चौथी वाली को। और ये जो ये हमारे पास ये जो करीब करीब नाइलें हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो एक दूसरे के करीब करीब थी, इनको हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम जो देते हैं। अब ये जो वेवलेंथ थी, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ थी। यानी ये पहला जो है इसके लिए लैम्डा 0.65 माइक्रोमीटर था, दूसरे के लिए इसके लिए जो है वो था 0.486 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट वाले के लिए था लैम्डा 0.43 माइक्रोमीटर, और उससे नेक्स्ट वाले के लिए था लैम्डा 0.410 माइक्रोमीटर, और जो ये कॉन्टिन्यूअस था इसके लिए लैम्डा 0.364 माइक्रोमीटर। तो ये देख लें कि ये जितनी लाइंस थी, 4 लाइन जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो सारे हैं, मसलन रेड की वेवलेंथ और है, ब्लू की और है, वायलेट की और है,
अल्ट्रा वायलेट जो है उसकी ओर है, और जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ हो रहा है। तो ये जितनी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ ऑब्जर्व की गई, इन सब की वेवलेंथ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। लेकिन ये वेवलेंथ लाइट की तरफ में कर रही थी, ये वेवलेंथ जो है वो लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर कर रही थी, यानी कि यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व जो है वो किया जा सकता था। तो फोटोग्राफी जो है उसने ये शो किया कि हमारे पास इन चार के अलावा कुछ और लाइंस भी हैं जो बहुत क्लोजर हैं एक दूसरे के, और वो 0.364 माइक्रोमीटर लिमिट के अंदर हैं। तो इसको हम, ये जो बहुत क्लोजर लाइंस हैं, इन क्लोजर लाइंस को हम कहते हैं सीरीज लिमिट। द क्लोजर लाइंस, the closer lines are known as series limit। तो ये जो क्लोजर लाइंस हैं इनको हम सीरीज लिमिट, यानी कि जो बहुत एक दूसरे के करीब करीब आ गई हैं 0.364 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के ऊपर, इनको हम सीरीज लिमिट का नाम देते हैं इन क्लोजर लाइंस को। ठीक है, तो बामर ने फिर जो हर लाइन थी उसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया, और वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था 1/λ RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये RH जो है इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, RH क्या कहलाता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका नाम देते हैं। और यहाँ पर जो n है इसकी इंटीजर वैल्यूज थी, n हैविंग इंटीजर वैल्यूज, यानी कि ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन जो है ये चला जाएगा। तो जब आपके पास n इन्फिनिट हो जाए, ठीक है, जब n हमारे पास इन्फिनिटी हो तो हमें मिलती है सीरीज लिमिट, यानी कि n इन्फिनिट के ऊपर जाकर ये जो इंटीजर है इसके ऊपर जाकर लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। अब ये जो फार्मूला है जिसको हमने राइट डाउन किया कि RH 1/λ RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फार्मूला जो है इसको हम कहते हैं, इसको बामर के नाम पर इस सीरीज का नाम रखा गया। ये बामर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बामर सीरीज कहाँ लाई करती है? ये विजिबल रेंज में लाई करती है, यानी कि जिसको आप देख सकते हैं। बामर सीरीज, इसको हम बामर सीरीज का नाम देते हैं, और ये बामर के नाम पर इसको लेके आ गया इसका नाम। लेटर ऑन जो है फिर और बहुत सारी सीरीज जो है डिस्कवर्ड हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, और वो उन सीरीज वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर वो हुई, और उनके नाम थे लेमैन, पास्चन, ब्रैकेट एंड पफंड सीरीज। ये जो सीरीज थी ये विजिबल रेंज के अंदर नहीं थी, ये और मुख्तलिफ जो रेंजेस हैं इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेंजेस, उनके अंदर ये ऑब्जर्व हुई। और इनके लिए भी एम्पिरिकल फार्मूला 1/λ RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर की तरह का जो है वो डेवलप किया गया। अब मैं इनके लिखता हूँ कि ये जो सीरीज थी हमारे पास और किस किस में थी। तो पहली हमारे पास है लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज का जो फार्मूला है वो है 1/λ RH स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर n है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
और ये सीरीज जो है ये ऑब्जर्व हुई थी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। दूसरी सीरीज जो थी वो 1/λ RH1/2, ये बामर सीरीज थी ये वाली, और ये किधर ऑब्जर्व हुई थी, विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये विजिबल रीजन के अंदर जो है वो ऑब्जर्व हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर की जो सीरीज है उसको हम कहते हैं पास्चन सीरीज, और पास्चन सीरीज जो है ये ऑब्जर्व हुई थी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। पास्चन सीरीज, इसका फार्मूला था 1/λ RH -1/n², और यहाँ पर n था 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और ये था इंफ्रारेड रीजन, ये थी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये ऑब्जर्व हुई थी पास्चन सीरीज। उससे अगली थी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज जो है ये ऑब्जर्व हुई थी फार इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये ऑब्जर्व हुई थी। फार इंफ्रारेड रीजन, और यहां पर n 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट वन थी पास्चन पफंड। पफंड सीरीज जो है इसका फार्मूला था 1/λ RH, और ये भी ऑब्जर्व हुई थी फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर, और इसमें n था 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये फॉलोइंग सीरीज जो हैं वो ऑब्जर्व हुई। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो वेवलेंथ की रेंजेस थी उनके अंदर इनको ऑब्जर्व किया गया। इनको इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड के अंदर, और अल्ट्रा वायलेट रीजन और विजिबल रीजन के अंदर ये हाइड्रोजन का सारा स्पेक्ट्रम जो है उसको स्टडी किया गया। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, इससे हमें हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हुई, और इस स्पेक्ट्रम की मदद से नील बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया जिसको हम नाम देते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इसी की बेस के ऊपर हमने जो नेक्स्ट चीज स्टडी करनी है वो हमने करना है बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी कि इसी को मद्देनजर रखते हुए बोहर ने बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इस स्पेक्ट्रम को देखते हुए डेवलप किया। और ये बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअली हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट एटम है उसको लेकर स्टडी किया गया था। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ये किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, कोई भी जब थ्योरी डेवलप की जाती है तो उसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज ली जाती है। चूंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो मोस्ट सिंपलेस्ट एटम है, इसलिए पहले नंबर के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है उसको ही स्टडी किया गया। अब बोहर की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कुछ पास्टुलेट्स के ऊपर मबनी है। तो पहले हम देखेंगे पास्टुलेट्स
ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेन पास्टुलेट हैं। नंबर वन पास्टुलेट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉ जो है क्लासिकल फिजिक्स के उनको ओबे नहीं करता। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है, लेकिन बोहर के मुताबिक एन इलेक्ट्रॉन in allowed orbit around the nucleus does not radiate energy because it does not follow classical physics। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स को नहीं करता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, the accelerating electron will radiate energy or radiations। तो ये पहला बोहर का जो था क्लासिकल फिजिक्स से इख्तलाफ हो गया था। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन एमिट करता है, उसके अंदर से रेडिएशन एनर्जी निकलती है। लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, पहला ये पास्टुलेट जो कि क्लासिकल फिजिक्स से इसका इख्तलाफ हमारे पास हो गया। उसके बाद दूसरा देखें, एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस cannot revolve in arbitrary orbits, but it will revolve in fixed orbits for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h over 2 pi। That is L is equal to NH over 2 pi, और N जो है यहाँ पर ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब इसको ज़रा हम समझ लेते हैं इस पास्टुलेट को।
कहता है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट रिवॉल्व इन आर्बिट्री ऑर्बिट्स। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर्बिट्री ऑर्बिट्स के अंदर नहीं, मतलब किसी भी ऑर्बिट के अंदर नहीं वो रिवॉल्व कर रहा होगा, वो किसी फिक्स डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से रिवॉल्व कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये न्यूक्लियस है तो ये भी कोई डिस्टेंस हो सकता है r1 फिक्स, ये हो सकता है r2 फिक्स, ये हो सकता है r3 फिक्स। तो इन डिस्टेंसेस के ऊपर ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यानी कि यूँ होगा n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, n4 होगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि n1.5 हो, n1.6 हो। इस तरह का कोई आर्बिट्रेरी ऑर्बिट जो है वो अलाउड नहीं होगा। सिर्फ इंटीजर मल्टीपल वैल्यूज जो हैं उनके ऑर्बिट्स जो हैं वो अलाउड होंगे और वो फिक्स डिस्टेंस होंगे, वो डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रहे होंगे। और जिन ऑर्बिट्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उन ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम्स भी फिक्स होंगे, ठीक है। वो इस तरह नहीं होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1.34 हो, 1.35 हो, इस तरह के एंगुलर मोमेंटम नहीं होंगे। फिक्स एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास होंगे, ठीक है। अब ये देखें कि ये फार्मूला जो है L इज इक्वल टू NH/2 इसके अंदर L एंगुलर मोमेंटम है, इसके बराबर होता है, और P लीनियर मोमेंटम है mv। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा L RmV साइन ऑफ थीटा। और हमें पता है कि R और V के दरमियान में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। देखें ये V है और ये R है, तो इसके अंदर एंगल 90 डिग्री, तो थीटा MVR साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्योंकि 1 के बराबर होता है तो L इज इक्वल टू MVR। ये आ जाएगी वैल्यू L की। तो ये यहाँ पर पुट करें nth ऑर्बिट के लिए MN VN H RN NH/2 ठीक है जी। ये हमारे भी यहाँ पर H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के अंदर, और Rn जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ अलाउड वैल्यूज के जो अलाउड हैं, जो इंटीजर मल्टीपल वैल्यूज हैं एंगुलर मोमेंटम की, सिर्फ वो वाली वैल्यूज जो हैं वो अलाउड है। उसके बाद आ जाए अब आप तीसरा जो हमारे पास पोस्टुलेट है, तीसरा पोस्टुलेट ये है, थर्ड, कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ओनली इफ व्हेन इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू एन इनर ऑर्बिट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन उसी वक्त ही एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ओनली रेडिएट्स एनर्जी when it jumps from outer orbit to the inner orbit towards the nucleus।
यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये E2 आउटर ऑर्बिट है, ये E1 इनर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आए तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट होगा, जो इसमें से HF फोटॉन्स की फॉर्म में जो है वो निकलेगा। तो E1 और E2 जो है ये एनर्जीज हैं आउटर और इनर ऑर्बिट्स की। तो इसके नतीजे में हमारे पास E2 माइनस E1 डिफरेंस ऑफ एनर्जी जनरेट होगा, जो इसमें से एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू HF, क्या एनर्जी ऑफ फोटॉन, रेडिएशन यानी कि। तो इसका मतलब है कि किसी एटम के अंदर से रेडिएशन जो हैं वो उस वक्त एमिट होंगी जब उसके अंदर एटम एक्साइट और डी एक्साइट होगा। यानी कि एटम जब एक्साइट है और एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगा, तो उसके नतीजे में जो है वो रेडिएशंस निकलेंगी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा हो तो रेडिएशन निकल जाए। तो यहाँ से बोहर ने इसको गलत साबित कर दिया। बोहर ने कहा कि रेडिएशंस तब जनरेट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। जब वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है। वो एनर्जी का डिफरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एटम से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, और ये डेल्टा E है, E2 माइनस E1, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा E ओवर H, यानी कि फ्रीक्वेंसी तब निकलेगी रेडिएशंस की जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये तीन मेन बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और साथ मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, कल संडे है तो कल इंशाल्लाह क्लास होगी। ठीक है, मैं चूँकि सोमवार को भी क्लास नहीं ली थी इसलिए कल मैं क्लास लूँगा, लेकिन आइंदा वाला जो संडे है उसको फिर नहीं लूँगा। अगर कहीं हमारा वीक के अंदर कहीं लेक्चर मिस होगा तो फिर संडे को क्लास होगी। ठीक है,